गुड मॉर्निंग। तो हम लोग केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देख रहे थे। उसमें बहुत सारे रिएक्शंस हमने देखे। अब हम लोग रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को जो रिड्यूस करते हैं उसके लिए केवल एक रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4 इसी का इस्तेमाल करेंगे, दूसरे रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जैसे ही LiAlH4 के साथ रिड्यूस करते हैं तो ये हमको प्राइमरी एल्कोहल देता है। क्या देता है? ये प्राइमरी एल्कोहल देता है। तो प्राइमरी एल्कोहल बनता है जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से आप रिड्यूस करेंगे तो ये हमको क्या देगा? प्राइमरी एल्कोहल। यहाँ पे हमने बेंजोइक एसिड को लिया है, बेंजोइक एसिड को भी रिड्यूस करो LiAlH4 के साथ, तो हमको ये क्या देगा? बेंजाइल एल्कोहल। ये बेंजाइल एल्कोहल देता है। तो इस तरह से हमने देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से हमको प्राइमरी एल्कोहल प्राप्त होता है। आओ एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में चर्चा करते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन। ये पहले भी तुम पढ़ चुके हो। यह है कि सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम NaOH के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये हमको क्या देता है? ये देता है एल्केन या बेंजीन। गौर करना। और इस क्रिया में क्या छिपित होता है? Na2CO3। तो ये मीथेन बना। जब हम सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने लिया है सोडियम एसीटेट को NaOH के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में हमने गर्म किया है तो ये बना मीथेन। उसी तरह से बेंजोइक सोडियम बेंजोएट को यदि हम NaOH के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो ये हमको देगा बेंजीन। और इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। एक बार फिर से देख लो। कहता है कि सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को NaOH के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करने पर यह हमको एल्केन देता है या बेंजीन देता है। इसी अभिक्रिया को डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं। इस अभिक्रिया से डियर ध्यान रखना कि मीथेन, इथेन के अलावा बेंजीन, इसी तीन प्रोडक्ट को हम पा सकते हैं। इसके अलावा कोई एल्केन या कोई और बेंजीन डेरिवेटिव नहीं मिलता है। अब हम डी कार्बोक्सिलेशन को फिर से देखते हैं तो क्या स्थिति बनती है कि when sodium salt of carboxylic acid is heated with NaOH in presence of calcium oxide, it gives alkane or benzene. This reaction is known as decarboxylation reaction. अब इसके बाद जो हम बात करने जा रहे हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, बट +2 के हिसाब से थोड़ा इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट में नहीं रख सकते हो, लेकिन BSc में ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एल्काइल ग्रुप, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का एल्काइल ग्रुप होता है, मान लो कि ये CH3COOH हमने करा, तो ये जो एल्काइल ग्रुप है इसमें जो सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी ये जो हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा, इसी पे बेस्ड है ये रिएक्शन। और इस रिएक्शन का नाम है हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन, HBZ रिएक्शन। अब HBZ रिएक्शन में क्या होता है, पहले इसको एक बात और समझो। अगर ये COOH ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो ये अल्फा कार्बन है। और अल्फा कार्बन में कितने? 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे देखोगे तो 2 हाइड्रोजन है। तो जितने भी हाइड्रोजन रहेंगे वो हाइड्रोजन द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। कहता है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड को, और इसमें एक बात याद रखना कि ये एलिफैटिक के लिए है, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हाइड्रोजन के साथ H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड की उपस्थिति में रिएक्ट कराया जाता है तो जितने भी अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो हाइड्रोजन द्वारा सब्स्टिट्यूट करके अल्फा हाइलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। जैसे यहाँ पे अल्फा क्लोरोएसिटिक एसिड है, यहाँ अल्फा अल्फा डाई क्लोरोएसिटिक एसिड, फिर ये अल्फा अल्फा ट्राई क्लोरोएसिटिक एसिड।
जितने भी हाइड्रोजन थे सबको इसने सब्स्टिट्यूट करके सारे हाइड्रोजन को हटा के यह हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गया है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे अगर प्रोपेनोइक एसिड को देखेंगे तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है। अब इस दोनों अल्फा हाइड्रोजन को ब्रोमीन से जब हम रिएक्ट कराते हैं H3PO4 की उपस्थिति में, तो ये दोनों हाइड्रोजन को रिस्पेक्टिवली ये हटाएगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। तो रिप्लेस जैसे ही करा तो यहाँ पे क्या बना, अल्फा ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड, यहाँ पे क्या बना, अल्फा अल्फा डाई ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। कुल मिला के केवल अल्फा की ही बात करो, बीटा पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। इसी रिएक्शन को हम लोग हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन या HVZ रिएक्शन कहते हैं। फिर से एक बार देख लो कि व्हेन एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ H3PO4 it gives alpha halo substituted carboxylic acid. This reaction is known as HVZ reaction और हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। ये एक रिएक्शन था, 2 नेम रिएक्शन आज हुए, डीकार्बोक्सिलेशन और HVZ। अब इसके लास्ट टर्म में हम लोग जो बात करने जा रहे हैं आज, केमिकल रिएक्शन समाप्त होने वाला है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो इसमें हम लोग बेंजीन रिंग एरोमेटिक जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, बेंजोइक एसिड, इसके बेंजीन रिंग में क्या अभिक्रिया होती है, कुछ सब्स्टिट्यूशन जैसे हालोजिनेशन है, सल्फोनेशन है, नाइट्रेशन है। तो इसमें होने वाली जो सब्स्टिट्यूशन है, याद रखना कि एल्डिहाइड कीटोन, एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड में मेटा सब्स्टिट्यूशन होता है, मेटा सब्स्टिट्यूशन होता है, ध्यान रखना ये मेटा सब्स्टिट्यूशन होता है। तो जैसे ही हम बेंजोइक एसिड के साथ क्लोरीन को FeCl3 के उपस्थिति में अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो हमको क्या देगा, मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड, मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड। सिमिलरली अगर हम सल्फोनेशन करते, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते, देखो ये H2SO4 है, ये H2SO4 के साथ जब बेंजोइक एसिड को हम रिएक्ट कराते हैं, कौन H2SO4 होना चाहिए, तो ये सब्स्टिट्यूशन इस तरह से करता है, एक मॉलिक्यूल जल बाहर करेगा और बनाएगा मेटा सल्फो बेंजोइक एसिड, मेटा सल्फो बेंजोइक एसिड। ठीक इसी तरह से अगर हम नाइट्रेशन करते तो नाइट्रेशन में भी क्या है कि नाइट्रिक एसिड कॉन्क नाइट्रिक एसिड को के साथ कराते H2SO4 की उपस्थिति में, तो ये एक मॉलिक्यूल जल ये सब्स्टिट्यूशन में बाहर करता है और बनाता है मेटा नाइट्रो कार्बोक्सिलिक एसिड, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। जो अब हम लोग इसके केमिकल रिएक्शंस को हम लोगों ने देख लिया, कुछ इम्पॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड के यूजेज क्या क्या हैं इसको भी देख लो, कभी कदाल एक आध नंबर में पूछ देता है ये देखो फॉर्मिक एसिड जिसको मेथेनोइक एसिड कहते हैं, HCOOH। तो इसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है इसको देखते हैं। इसको टेनिंग ऑफ लेदर को टेनिंग करने में, हार्डनिंग करने में उसको इसका उपयोग किया जाता है। ये कोगुलेटिंग एजेंट है और जब रबर को, नेचुरल रबर को हम रबर ट्री से प्राप्त करते हैं तो उसका लैक्टेस प्राप्त होता है यानी दूध, और उसके दूध को कोगुलेट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल ये गलगंड यानी गले में होने वाली जो बीमारी गलगंड होती, घेंगा रोग जो होता है, उसके ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल मेडिसिन के रूप में किया जाता है। इसके अलावा हम फॉर्मिक एसिड का इस्तेमाल ऑक्जेलिक एसिड बनाने में, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने में इसका उपयोग करते हैं। और आजकल इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है कि उसको ड्राई करने में, डाइंग एजेंट के रूप में इसका डाई करने में, इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग और डाइंग में इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है फॉर्मिक एसिड का। तो हमने यूज ऑफ फॉर्मिक एसिड देखा। अब आगे बात करते हैं एसिटिक एसिड जिसे हम इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। तो डियर इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल तो जानते हो कि ये विनेगर है 6 to 10% जो होता है एसिटिक एसिड वो विनेगर है, और ये मुख्यतः सॉल्वेंट के रूप में लैबोरेटरी में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। इसके अलावा इससे पॉलीविनाइल एसीटेट बना सकते हो जो प्लास्टिक है, ये सेलुलोज एसीटेट बना सकते हो जिसको कपड़े के रूप में इस्तेमाल करते हो, उसको रेहान कहा जाता है। इसमें एसिटिक एसिड का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एसिटिक एसिड का इस्तेमाल डाई बनाने में, क्या कहते हैं, परफ्यूम्स बनाने में, दवाई बनाने में इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग होता है। इंस्पेक्शन, यूरिनल इंस्पेक्शन में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। इसके अलावा एल्यूमिनियम एसीटेट
जो कि वाटरप्रूफ फैब्रिक्स बनाते, वाटरप्रूफ जो भी चीज़ें बनती है, जैसे तुम्हारे रेनकोट्स वगैरह जो बनते हैं, उसमें एल्युमिनियम एसीटेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी एसिटिक एसिड से बनता है। इसके अलावा ये कॉपर एसीटेट जो है उससे ग्रीन पेंट बनाया जाता है। बेसिक कॉपर एसीटेट ग्रीन पेंट में इसका इस्तेमाल होता है। तो हम लोगों ने एसिटिक एसिड का यूज देखा। अब देखो बेंजोइक एसिड को भी हम यूज करते हैं। बेंजोइक एसिड का सबसे बड़ा उपयोग क्या है? फूड प्रिजर्वेटर के रूप में सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करते हैं। सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल हम लोग फूड प्रिजर्वेटर के रूप में बहुत ज़्यादा करते हैं। और इसका नाम याद रखना, अगर कोई पूछ देगा, कभी कभी पूछ देता है, नेम द फूड प्रिजर्वेटर सोडियम बेंजोएट। और इसका इस्तेमाल मेडिसिन के रूप में किया जाता है, एंटीसेप्टिक के रूप में, खासकर यूरिनल इन्फेक्शंस में इसका इस्तेमाल काफ़ी होता है। और स्किन डिजीज जैसे एक्जिमा जैसी दवा बनाने में, एक्जिमा को हटाने के लिए जो दवा यूज करते हैं उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, हमने ये कार्बोक्जिलिक एसिड समाप्त कर लिया और इसके साथ ही ये समझ लो कि हमने ये चैप्टर जो था एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्जिलिक एसिड, उसे समाप्त कर लिया है। कल इसी से बेस्ड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे यहाँ पे और नेम रिएक्शन आता है, तो नेम रिएक्शन जहाँ जहाँ है उसको अच्छे से ले लेना और इसको करके देखना। कल मैं कोशिश करूँगा कि तुमको इसका आंसर शीट दूँ। थैंक यू।